तो हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार संगीत शिक्षक भर्ती आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए जो प्रश्न जो होने वाला है महत्वपूर्ण वाद्यों से, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपके बीपीएससी और एग्जाम जो है दोस्तों, ये बीपीएससी और एस्टेट का दोनों एग्जाम जो है आपका अटका हुआ है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से हम लोग दोस्तों फटाफट तैयारी को करवा रहे हैं और आप लोग तैयारी को अच्छे से कर भी रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो देखना है यह जो है दोस्तों आपके एक प्रकार का मॉक टेस्ट है। जैसा कि आप लोग कमेंट के माध्यम से बताया कीजिए कि आप लोग कितने सही कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न को शुरू करते हैं हम समय ना गवाते हुए दोस्तों। लेकिन उससे पहले समय एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अभी तक चैनल पे नए हैं या फिर आप पुराने हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन जो है वो बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि सेट प्रैक्टिस करवाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि इतना कहने के बाद आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, ठीक है। चलिए, वेल माय फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। हमारी पहली प्रश्न जो है आपका, रावण हत्था किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो रावण हत्था के बारे में बात हो रही है। तो दोस्तों देखिए, रावण हत्था आपका एक तथ्यवाद की श्रेणी में आता है। लेकिन दोस्तों पिछले सीरीज में जो है, पिछले सेशन में मैंने गलती से वहाँ पे आपको सुशीरवाद्य पढ़ा दिया। तो दोस्तों जो कि वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। वो कि बिल्कुल गलत है। सुशीरवाद्य आपका ये नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों माइंड कहीं और था और बोलना कुछ और चाह रहे थे और कर कुछ और दिए थे, ठीक है। लेकिन वो मुझे उस टाइम तक भी नहीं पता था। लेकिन ये तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर ये ऐसा है, तो मैंने सुना। तो ठीक है, इसीलिए मैं इस प्रश्न को जो यहाँ पे लाके बिल्कुल सेट किया हूँ और आपको इसका क्लियर करवा रहा हूँ। तो दोस्तों ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हैं। अगर कुछ ऐसी होती है तो ठीक है, वैसे आप लोग कमेंट किया कीजिएगा, क्योंकि कुछ भी ऊपर या नीचे होगा तो मैं उसका जो है बिल्कुल क्लियरिफाई कर पाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, अब दूसरा नंबर प्रश्न है कि भरत मुनि ने दरदुर वादियों वादियों यहाँ पे यार वाद्य होगा ना, वाद्य दुर्दुर वाद्य को किस श्रेणी में रखा है, ठीक है। आप लोग वाद्य यहाँ पे देखेंगे तो किस श्रेणी में रखा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दुर्दुर वादियों को किस श्रेणी में। तो श्रेणी जो हो जाएगा आपका अवनद, ठीक है, अवनद श्रेणी में रखा है। अगला प्रश्न है कि तानपुरा का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो तानपुरे की बात हो रही है। तानपुरे में अगर बात करें तारों की संख्या, तो तानपुरे में 4 तार होते हैं, ठीक है। तानपुरे में कितने तार होते हैं, 4 तार होते हैं ना भाई। तो चलिए, उल्लेख जो है इसका पूछ रहा है कि उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा संगीत पारिजात। संगीत पारिजात में तानपुरा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। लेकिन दोस्तों आपसे एक प्रश्न यहाँ पे बन रहा है, आपसे बन रहा है कि आपको कमेंट भी करना है, बताना भी है, कोई बेईमानी नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से आप लोग कमेंट करेंगे कि संगीत पारिजात के लेखक कौन है। तो चलिए फटाफट अभी वीडियो को रोकिए और फटाफट पहले कमेंट कीजिए संगीत पारिजात के लेखक कौन है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संगीत मकरंद में बीनाओं के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो देखिए, संगीत मकरंद जो है ये पुस्तक किनकी है, तो आपको कमेंट करना है। यह भी आपके साथ डबल डबल प्रश्न, क्योंकि दोस्तों मॉक टेस्ट तो आपका बीच बीच में चलाना मुझे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह सब सारे प्रश्न दोस्तों मैं करवा चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं ये सब तो जाके पिछले वीडियो को चेक कीजिए प्लेलिस्ट में, और वहां पे आपको लोग को मिल जाएगा। तो ठीक है, संगीत मकरंद में जो है बीनाओं के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो बीना की प्रकार की अगर बात करें दोस्तों, तो देखिए कहीं कहीं पे आपको 18 भी देखने को मिलेगा और कहीं कहीं 19 भी देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन संगीत मकरंद में 19 वीणा के प्रकार बताए गए हैं, ये बिल्कुल सही है। अगर 19 ना रहे तो आप 18 के साथ भाग जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, घर से भागना नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने आतोघ का प्रयोग किसके लिए किया है। तो देखिए, भरत मुनि ने आतोघ का जो प्रयोग किया है वो किसके लिए, तो वो प्रयोग संगीत वाद्यंत्र के लिए किया गया है। अब से अगर प्रश्न पूछे कि भरत मुनि ने आतोघ शब्द का प्रयोग क्यों किया है, तो संगीत वाद्यंत्र के लिए आतोघ शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि मृदंग वादन के लेखक कौन है। तो मृदंग वादन के लेखक की बात करें तो इसके मृदंग वादन जो है वो एक प्रकार का एक एक जो है ग्रंथ है, और इसकी अगर बात करें लेखक की तो वो है आपके पुरुषोत्तम दास। याद रखिएगा, मृदंग वादन के लेखक। इसमें जो है दोस्तों, मृदंग वादन में क्या है, मृदंग कैसे बजाया जाता है, तो मृदंग से जुड़ी जानकारियां इसमें दी गई है। किनके द्वारा लिखा गया, पुरुषोत्तम दास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए, अब है वाद्य प्रधान गीत कौन सा है। अगर वाद्यों के प्रधान गीत के बारे में कहा जाए तो कौन सा हो जाएगा हमारा, तो वाद्य प्रधान गीत निर्गीत कहलाता है। क्या कहलाता है, निर्गीत। ये आपका एक होता है ना, गीत के 2 प्रकार, एक होता है निर्गीत, एक होता है आपका निर्गीत, और दूसरा होता है आपका बहिर्गीत, ठीक है। बहिर्गीत
तो ये 2 प्रकार के होते हैं, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। वाद्य प्रधान गीत कौन सा है? तो आपका निर्गीत। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जालरा किस श्रेणी में आता है? तो जालरा की अगर बात हो तो जालरा दोस्तों घन वाद्य की श्रेणी में आता है। ठीक है, घन वाद्य की श्रेणी में रखा गया है किसको? जालरा को। अगला प्रश्न है कि मृदंग किस स्वर से मिलाई जाती है? यहाँ पे की है तो यहाँ पे इसके साथ स जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो किस स्वर से मिलाई जाती है? थोड़ा सा क्या हुआ कि मिस रह गया है, तो यहाँ पे की जगह पे किस। ठीक है, किस स्वर से मिलाई जाती है? तो मृदंग जो मिलाने का जो तरीका है दोस्तों, वो स्वर जो है आपका वो षड्ज होता है, वो षड्ज से आपको मिलाई जाती है, यानी कि सा से मिलाया जाता है। याद रखना है, मृदंग किससे? सा से मिलाया जाता है, षड्ज से। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने कितने प्रकार की मृदंग का वर्णन किया है? तो भरत मुनि ने मृदंगों को कितने प्रकार से बताया, कितने प्रकार के मृदंग का जो है वर्णन किया है? तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 प्रकार के मृदंग का वर्णन किया है। किसने? भरत मुनि के अनुसार। अगला प्रश्न है कि हवेली संगीत में किस वाद्य की संगति होती है? तो हवेली संगीत में जो अगर बात करें तो वो आपके पखावज वाद्य की संगति होती है। ठीक है, हवेली संगीत जो है पखावज के साथ उसका संगति किया जाता है हवेली संगीत में। तो अगर हवेली संगीत बजेगी, वैसे दोस्तों एक चीज़ और मुझे कमेंट कीजिए कि हवेली संगीत जो है वो कहाँ गाया जाता है, कहाँ चलता है? चलिए अगला प्रश्न है घाटम। घाटम का तो नाम सुने होंगे। घाटम जो है वो किस मिट्टी का बना होता है? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? 12 नंबर का काली मिट्टी। घाटम जो है वो आपके काली मिट्टी से बना हुआ होता है, घाटम। अगला प्रश्न है कि मृदंग में दाहिने मुख से कितने पटाक्षर निकलते हैं? तो मृदंग की बात हो रही है, दाहिने मुख से अगर पटाक्षरों की बात करें तो पटाक्षर कितने मृदंग से दाहिने मुख से? 7 पटाक्षर निकलते हैं। ठीक है, कितने? 7 पटाक्षर किसके? मृदंग के दाहिने मुख से कितने पटाक्षर? 7 पटाक्षर। क्लियर। अगला प्रश्न है कि कमरा वाद्य को किस श्रेणी में लाया गया? देखिए कमरा एक वाद्य होता है, तो वो कैसा वाद्य होता है वो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे आप देखिए इसको कि कमरा वाद्य को किस श्रेणी में लाया गया है। तो कमरा वाद्य की अगर बात करें तो इसको घन श्रेणी में लाया गया है। ठीक है, किस श्रेणी में? घन की श्रेणी में लाया गया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर का प्रश्न है कि जवा जवा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जवा यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों, जवा जो होता है ना, जवा जो बजाने वाला आपका जवा होता है, तो जवा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जवा का प्रयोग पूछा जाए तो इसको आपको बता देना है कि जवा के लिए आपका नारियल का टुकड़ा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जवा के लिए नारियल का टुकड़ा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर का है कि तंजौरी वीणा में, तंजौरी वीणा जो है आपका, इसमें तारों की संख्या कितनी होती है? तो तंजौरी वीणा की अगर बात करें तो इसमें 4 तार बताए जाते हैं कि तंजौरी वीणा में कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं। ठीक है, तंजौरी वीणा में कितने तार? 4 तार होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है अगर संतूर का बात करें तो संतूर जो है 17 नंबर प्रश्न हमारा है कि संतूर का प्रत्येक स्वर कितने तारों में बांधा गया है? अगर संतूर की अगर बात करें तो संतूर की बनावट कैसी होती है दोस्तों? बनावट तो इस तरह से होती है ना, आप लोग ऐसे देखे होंगे, तार मढ़े हुए होते हैं और इस पे क्या है, लकड़ी की छड़ी से जो है आपके बजाया जाता है। तो संतूर की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक स्वर जो है कितने तारों से बांधा जाता है? इसमें 4 तारों से बांधा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रुद्रवीणा का प्रयोग, 18 नंबर, रुद्रवीणा का प्रयोग किस गायन विधा के साथ होता है? तो आपके अगर रुद्रवीणा के प्रयोग की बात किया जाए तो किसके साथ होता है रुद्रवीणा? तो रुद्रवीणा का प्रयोग आपके ध्रुपद के साथ होता है। किसके साथ? ध्रुपद के साथ जो है आपके रुद्रवीणा का प्रयोग होता है। ठीक है, मैं दोस्तों ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं और नहीं पढ़ता हूं कभी, क्योंकि मुझे सही आंसर जो है 2 बार 3 बार बोलकर जो है आपके माइंड तक बिल्कुल सेट करवाना है दोस्तों। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सितार में मुख्य तार कितने होते हैं? अगर सितार की बात करें तो तारों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें तारों की संख्या 7 हो जाती है। सितार में कितने तार होते हैं? सितार में 7 तार। ठीक है, वायलिन में 4 बताए थे ना। तो ये सब चीज याद रखने वाली है, भूलिएगा नहीं आप लोग। देखिए संतूर को किससे बजाया जाता है? जैसे कि जानते हैं इसमें कि संतूर को बजाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें दोस्तों आपकी एक लकड़ी की छड़ी होती है। क्या होती है? लकड़ी की एक छड़ी होती है, उसका प्रयोग करते हैं हम लोग संतूर को बजाने के लिए। ठीक है, संतूर को बजाने के लिए आपके
लकड़ी की छड़ी का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, आचार्य बृहस्पति द्वारा निर्मित वाद्य, यानी कि कहने का मतलब है कि आचार्य बृहस्पति ने किस वाद्य को निर्मित किया था? तो देखिए श्रुति दर्पण नामक एक वाद्य है, आचार्य बृहस्पति ने इसका क्या किया था? बनाया था इसे, इसका निर्माण किया था श्रुति दर्पण। ठीक है, आचार्य बृहस्पति द्वारा श्रुति दर्पण। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, सादरा वाद्य का आविष्कारक किसने या फिर कौन है या फिर किसके द्वारा हुआ? तो सादरा वाद्य का अगर आविष्कार आपसे पूछे कि किसके द्वारा हुआ है, तो वो सही जवाब उसका क्या हो जाएगा? सादरा का। तो सादरा वाद्य के आविष्कारक आपके गुरु रामदास जी के द्वारा हुआ है। ठीक है, किसके द्वारा? गुरु रामदास जी के द्वारा हुआ है सादरा का। अगला प्रश्न है कि हारमोनियम का आविष्कार कब हुआ? देखिए दोस्तों, हारमोनियम का आविष्कार जो माना जाता है वो फ्रांस में 1840 ईस्वी में माना जाता है। ठीक है, और कौन किए हैं ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, उसको भी शामिल कर लिया हूँ दोस्तों इस प्रश्न में, तो इसलिए हर प्रकार के प्रश्नों को आपके सामने मैं शामिल करके रखा हूँ कि कहीं से कोई प्रश्न आए पर वो छूट ना पाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ऐसे वाद्य कौन है जो फिल्म संगीत में अधिक प्रयोग किए जाते हैं? तो ऐसे वाद्य का नाम बताना है, तो दोस्तों देखिए तबला और ढोलक जो है आपका, ये अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। दोस्तों एक चीज है, आप यहाँ पे, ये तो ऑप्शनली प्रश्न था ना, ऑप्शनली क्वेश्चन था, तो ऐसे जब भी प्रश्न आए तो इसमें आपको ऑप्शन देखकर पूरा पढ़कर उसके बाद ही आपको टिक करना होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने सेट किया था तो मैं जानता हूँ कि तबला और ढोलक यहाँ पे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग के लिए जो है इतना मेहनत करते हैं, प्रश्न सेट करते हैं, तो दोस्तों आप लोग के लिए को मेरे मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है ना दोस्त। चलिए अगला प्रश्न है कि हारमोनियम का आविष्कार किसने किया था? देखिए मैंने शामिल किया हूं, इस प्रश्न को मैं शामिल करके रखा हूं। देखिए अगर बात कर लें तो हारमोनियम का जो आविष्कार हुआ था 1840 ईस्वी में आपके फ्रांस में हुआ था। फ्रांस के कहाँ? पेरिस शहर में हुआ था। ठीक है, इसके आविष्कारक आपके अलेक्जेंडर डेविन माने जाते हैं। कौन? अलेक्जेंडर डेविन माने जाते हैं। 1840 ईस्वी में फ्रांस में इसका आविष्कार हुआ था हारमोनियम का। यह एक सुशीर वाद्य के अंतर्गत आता है। कौन? हारमोनियम। ठीक है, अगला प्रश्न भाई, मोहन वीणा किससे विकसित हुआ है? यानी मोहन वीणा किससे, यहाँ पे से छूट गया है, आपको याद रखिएगा। मोहन वीणा किससे विकसित हुआ, यानी मोहन वीणा बोले तो किससे बना है? तो सही जवाब क्या देना है? मोहन वीणा जो है आपके गिटार से बना है। गिटार का ही एक रूप है, गिटार को विकसित करके ही मोहन वीणा बनाया गया है। ठीक है, तो यह सब चीजें जो है दोस्तों छोटी छोटी मगर मोटी मोटी। तो चलिए अब देखते हैं 27 नंबर प्रश्न है कि हाथ में मृदंग लिया हुआ नर्तक किस शैली में होता है? उनके हाथ में, यानी कि एक नर्तक हैं जो कि आपके हाथ में मृदंग लिए हुए रहते हैं, तो वो किस शैली में ऐसा दिखाया जाता है? तो वो दिखाया जाता है आपके ओडिसी शैली में। कौन सी शैली होगी? ओडिसी शैली हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि संगीत पारिजात ग्रंथ में पटह का क्या अर्थ होता है? देखिए पटह की बात हो रही है ना, तो संगीत पारिजात के लेखक कौन है ये तो मैंने आपसे पूछा ही है। तो इसमें पटह का अर्थ क्या होता है? ढोलक होता है। ठीक है, क्या होता है? ढोलक। पटह का अर्थ होता है संगीत पारिजात के अनुसार ढोलक। अगर आपसे प्रश्न बने कि किसने ढोलक के लिए पटह शब्द का प्रयोग किया, तो फिर क्या करना है? वहां तो संगीत पारिजात नहीं होगा, वहां तो आपके जो होंगे संगीत पारिजात के लेखक का ही नाम बताना पड़ेगा। तो चलिए लेखक का नाम फटाफट कमेंट कीजिए संगीत पारिजात के। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वाद्य को गज के द्वारा बजाया जाता है? दोस्तों देखिए गज के द्वारा जो बजाया जाएगा आपका, तो वो गज के द्वारा बजाने वाला कौन सा है वाद्य? तो ये आपके वायलिन जो हो गए वो आपके गज के द्वारा बजाए जाते हैं। ठीक है, वायलिन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस सेट का जो लास्ट प्रश्न है वो 30 तक 30 प्रश्न ही हम रखे थे, क्योंकि दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना उसी को मैं आपके लिए शामिल करता हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि साज चंद्र सारंग, साज एक प्रकार का चंद्र सारंग का आविष्कर्ता कौन है? तो चंद्र सारंग के आविष्कर्ता बताना है। तो चंद्र सारंग के आविष्कर्ता आपके बहुत ही विद्वान, बहुत अच्छे, बहुत बड़े संगीतज्ञ अलाउद्दीन जी जो थे, अलाउद्दीन खां, उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, किनके द्वारा? अलाउद्दीन खां। ये किस घराने के थे? इनका घराना जो है आपका मैहर घराना था। ठीक है, मैहर घराना। तो चलिए दोस्तों आज मुझे कमेंट करके बताइए कि यह सेशन आपको कैसा लगा। और ठीक है, और मिलेंगे फिर से आपसे अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए नए चीज़ों को लेके कुछ नई चीज़ें आपको सिखाएंगे और कुछ नई चीज़ आपको याद करवाएंगे। ठीक है, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। आप अपना ख्याल रखिए और तैयारी कीजिए। जय हिंद,
जय भारत।